आयोजन में आज हमारे साथ शहीदों के, बलिदानियों के, क्रांतिकारियों के परिवार के सदस्य मौजूद हैं, जिनसे कि हम पूछेंगे कि उनका क्या योगदान है परिवारों का, और साथ ही साथ क्रांति तीर्थ के बारे में उनकी क्या भावनाएं हैं वो हमसे साझा करेंगे। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सरल, आत्मज राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल, मेरे पूज्य पिता, उन्होंने क्रांति साहित्य पर विश्व में सर्वाधिक सृजन किया है। उन्होंने कुल 125 पुस्तकों का प्रणयन किया है, जिसमें 15 महाकाव्य शामिल हैं। क्रांतिकारियों पर किसी भी देश में किसी भी लेखक ने विश्व में इतना नहीं लिखा जितना कि सरल जी ने लिखा है। उनकी क्रांतिकारी कोश नामक पुस्तक में लगभग 2000 क्रांतिकारियों की जीवनी या परिचय दिया है। ये पुस्तक 5 खंडों में प्रकाशित है और उससे जो एक जानकारी मांगी गई थी कि हमारे परिवार का योगदान, इसमें मैं 2 हिस्सों में इसको बांटना चाहूँगा। एक तो सरल जी का योगदान। सरल जी 42 के आंदोलन में जेल जा चुके हैं और क्रांतिकारियों को प्रश्रय देते थे। डॉक्टर वावी केसकर, जो कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनको 1 महीने तक गुना में उन्होंने प्रश्रय दिया था। इसी प्रकार भगत सिंह आजाद के साथी क्रांतिकारियों को भी उन्होंने समय समय पर अपना प्रश्रय दिया। एक तो ये उनकी भूमिका होगी क्रांतिकारी रूप में, और जो बिखरे हुए क्रांतिकारी थे देश भर में, उनका संपर्क कराना, एक दूसरे को उनके संदेश देना, जो गोपनीय संदेश होते थे, ये सरल जी के माध्यम से आपस में इन लोगों को जानकारी मिलती थी। अब बात शहादत की मैं करता हूँ। ये तो क्रांतिकारी के रूप में सरल जी का जो पक्ष है वो हो गया। अब हम लोगों के जो पूर्वज थे, आज से लगभग 200 साल पुरानी बात है, वो ज़्यादा नहीं है। इतिहास में इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिल सकती है। अंग्रेज शासक, उन्होंने अपनी सेना के माध्यम से यहाँ के जितने भी क्षेत्र थे उनको विजित किया। अब इस क्रम में नील फिलोसे नामक एक जनरल था, उसने ओंदिला, जो आजकल ईसागढ़ के नाम से जाना जाता है, इस पर विजय प्राप्त की। बाद में दुर्जनशाल नाम का जो खींची राजा था राजपूत, दुर्जनशाल, इस खींची राजपूत राजा के तरफ से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से युद्ध किया, और उस युद्ध में हमारे जितने पूर्वज थे वो सब शहीद हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि उनकी सेना को घोड़ों के लिए चारा और सेना के लिए रसद, इसकी आवश्यकता थी। तो उत्तरी मध्य प्रदेश में गणेश खेड़ा नामक गांव में हमारे पूर्वजों की जागीर थी, कुछ 4-5 आसपास के गांव भी थे। तो वहां आकर उन्होंने हमारे परिवार की महिलाओं से बोला कि हमको ये चीज़ें चाहिए। तो हमारे परिवार की महिलाएं ये जानती थी कि उनके पतियों की, उनके बच्चों की शहादत अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हुई है। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये राशि, ये सामग्री हम आपको नहीं दे सकते। तो उसने ये सोचा, नील फिलोसे ने, कि अगर ये परिवार जीवित रहा तो ये बगावत करता रहेगा, जो कि अंग्रेजों के लिए हानिप्रद होगा। तो उसने उस परिवार की महिलाएं जितनी थीं उनके गर्दन अलग कर दी, छोटे बच्चों को तलवार से काट डाला, पूरा परिवार उन्होंने समाप्त कर दिया, केवल इसीलिए कि ये बागी परिवार जीवित न रहे और हमारे लिए आगे परेशानी पैदा न करे। तो ये आपको मैंने 2 अलग अलग संदर्भों में कुछ बातें बताई हैं। आपने मुझे अवसर दिया या आमंत्रित किया। और दूसरा, क्रांति तीर्थ के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि अब आप लोग सभी विद्यालयों में जो पढ़ते थे, उस समय क्या होता था विद्यालयों में, एक 15 अगस्त का कार्यक्रम होता था और एक होता था 26 जनवरी का। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व, गांधी जयंती भी ठीक मनती थी, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा पर्व नहीं था। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 54 दिन का अनुष्ठान आज तक किस देश में, किस मुख्यमंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने किया? 54 दिन तक जो कार्यक्रम हुआ है, ये किस बात की देन है, किन लोगों की? ये आपकी और हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, राष्ट्र के प्रति जो दृष्टिकोण है, ये उसका परिणाम है। तो इसी प्रकार अब आप देखते होंगे कि अलग अलग क्रांतिकारियों के जन्मदिन, उनके बलिदान दिवस हमारे यहाँ मनना शुरू हो गए हैं। ये एक नई परंपरा है, और ये आज जो कार्यक्रम हुआ है, इसी प्रकार की मानसिकता जिन लोगों की है, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, इन लोगों ने हमारे जो दबे हुए क्रांतिकारी हैं, इनको ऊपर लाने का प्रयास किया है। एक आपको छोटा सा एक, आज चूंकि रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती है, तो बिस्मिल की मैं आपको 4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ। एक पहले तो उसके बाद उनकी घटना सुनाऊंगा। घटना पहले सुना देता हूँ कि अशफाक उल्लाह खां एक बार बीमार हुए। उनके बहुत निकट के साथी थे,
तो अशफाक, बाद में उनको काकोरी कैसे फांसी भी लगी थी उनको भी। तो एक बार वो बीमार पड़ गए। तो बीमार होने के बाद क्या हुआ कि वो बिल्कुल बेसुध हो गए और उनके मुंह से आवाज़ निकलने लगी राम राम राम। तो उनके परिवार के लोगों ने बोला कि ऐसा तो नहीं कि इसने हिंदू धर्म अपना लिया, वैसा तो नहीं है। उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस बीमारी का इलाज कर रहा हूँ। उनको बताया कि अशफाक उल्लाह खान की तबीयत खराब है और तुमको याद कर रहे हैं। तो जब वो आए रामप्रसाद बिस्मिल तो वो एकदम ठीक हो गए। तो उनके परिवार के लोग कहने लगे कि ये जादू कैसे हुआ। उन्होंने बोला कि रामप्रसाद बिस्मिल का नाम ले रहे थे ये। अब उन्हीं बिस्मिल की मैं आपको पंक्ति सुनाता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना जानकारी देने का अवसर दिया, सम्मानित किया। ये सच है मौत हमको मिटा देगी एक दिन, ये सच है मौत हमको मिटा देगी एक दिन, लेकिन हमारा नाम मिटाया न जाएगा और आज़ाद हम करा न सके अपने मुल्क को, बिस्मिल ये मुँह खुदा को दिखाया न जाएगा। मैं डॉक्टर अमृता मेहरोत्रा, कर्नल पद्म भूषण कर्नल गुरबख्श सिंह जी ढिल्लन की पुत्री हूँ, उनकी सबसे बड़ी पुत्री हूँ। ये मेरे पास बैठे हैं, ये मेरे छोटे अनुज हैं सर्वजीत सिंह ढिल्लन। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं एक आज़ाद हिंद फौज के परम योद्धा की पुत्री हूँ। उनका योगदान मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि पिताजी ने जब मिलिट्री में आए थे, तो जब वो ऑफिसर बने थे, IMA से बने थे, इंडियन नेशनल एकेडमी से, देहरादून से। और उसके बाद जब इनको अंग्रेज़ों ने मलाया भेजा था, तो मलाया के में युद्ध छिड़ा, तो अंग्रेज़ जो थे वो सब जापानियों के अधीनस्थ हो गए, कुछ भाग गए और अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद, ये जो ब्रिटिश आर्मी के जितने जवान थे वो जापानियों को सौंप दिए। तो इन लोगों ने ये सोचा कि हम जिनके लिए लड़ रहे थे, जिनके लिए हम इतने वर्षों से काम कर रहे थे, अगर वो ही इस तरह के धोखेबाज हैं तो इनके लिए लड़ने की आवश्यकता क्या है। तो इस तरह से जो पहली आज़ाद हिंद फौज बनी थी वो जनरल मोहन सिंह जी ने बनाई थी उनके जापान के साथ मिलके, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद रास बिहारी बोस जी ने, जो कि उन दिनों अंडरग्राउंड थे जापान में, उनको अंग्रेज़ ढूंढ रहे थे और 1 साल हो चुका था और वो जापान में ही थे, अब इससे ज़्यादा रह नहीं सकते थे जापान में। तो एक जापानियों ने बात सोची कि क्यों ना इनका विवाह यहाँ कर दिया जाए। तो वहाँ एक बेकरी थी जो अंडरग्राउंड थी, तो वहाँ एक बेटी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, और जो रास बिहारी बोस थे वो दिखने में थोड़े अच्छे नहीं थे। तो वो बच्ची बोली मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, पर जब उनको बताया गया कि ये इतना बड़ा देशभक्त है तो उसने कहा मैं इनसे शादी करने को तैयार हूँ। अब उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई जापान की। उसके बाद वो बाहर आते हैं और तब तक नेताजी भी जर्मनी से 12 दिन की यात्रा करके सबमरीन में जापान पहुँच जाते हैं। इस तरह से जब वो, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, इस तरह से जब उसके बाद वो सिंगापुर में आते हैं तो रास बिहारी बोस नेशन को नेताजी को सौंपते हैं। जब नेताजी, उस समय जो आज़ाद हिंद फौज के 23,000 सैनिक, 60,000 सैनिक वहाँ खड़े थे, जिसमें महिलाएं भी थीं। महिलाओं की जो रेजिमेंट थी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी। और विस्तार बहुत है क्योंकि पिताजी ने एक किताब लिखी है फ्रॉम माई बोन्स, उन्होंने उसमें सब उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है और उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। पिताजी ने उसके बाद उनका एक युद्ध, बहुत ही मशहूर युद्ध है इरावती की नदी के किनारे। ये लोग 1200 थे और जनरल स्लिम के पास 3,000 सैनिक थे। इनके पास 303 की 300 बंदूकें थी, कुछ मोर्टार थे, कुछ हैंड ग्रेनेड थे और उनके पास तोपें थी, हवाई जहाज थे, टैंक थे। पर 14 दिन तक पिताजी ने उनको इरावती को क्रॉस नहीं करने दिया। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने ऐसा योद्धा नहीं देखा जो कि मेरी इतनी बड़ी सेना के सामने उसने मुझे
पार नहीं करने दिया। ये मतलब अपने आर्काइव्स में भी है, जब मुकदमा हुआ था उसमें जो कागज़ पेश किए गए उसमें भी है। तो उन्होंने, अंग्रेज उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। ये तीन थे, सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज। जब अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब तो काम बनेगा नहीं, और अंत में पहले जब पीछे को जाएं, मोरंग में तिरंगा झंडा जब गाड़ चुके थे, अपन आज़ाद भारत का वो हिस्सा कर चुके थे, उसके बाद जब ये आगे बढ़े तो मानसून आ गए। मानसून आने की वजह से नदियाँ भर गई, बहुत सैनिक डूब गए, और इनमें से 23,000 सैनिकों को तो अंग्रेज़ों ने मार दिया। और ये फिर भी घास खा के, ताड़ी पी के, भूखे रह के ये देश के लिए लड़ते रहे। किसी ने कभी नेताजी से ये नहीं कहा कि हमें खाने को दो, क्योंकि नेताजी ने पहले ही कह दिया था तुम्हारे लिए लंबे लंबे सफ़र होंगे, खाने को रोटी नहीं होगी, पीने को पानी नहीं होगा, और तुम्हें लड़ना है। और सब लड़ते रहे अंत तक। बहुत से ऐसे हैं INA के लोग जिनको लोग जानते नहीं, बहुत से ऐसे हैं जिनका मतलब भुला दिया गया। भुला तो इन तीनों को भी दिया था, लेकिन देश जागा और तीनों को सम्मान दिया। तो मुझे बहुत इस बात की बहुत ही अपार खुशी है, क्योंकि आज बच्चे से पूछो ना भगत सिंह कौन है। एक प्रिंसिपल के बेटे से मैंने पूछा, बेटा सरदार भगत सिंह के बारे में जानते हो? बोला नहीं आंटी। तो मैंने कहा तुम्हें फिर तो इस देश में रहने का ही अधिकार नहीं है, अगर तुम इतने बड़े देशभक्त का नाम नहीं जानते। तो इसके माध्यम से हमें जगाना होगा अपने बच्चों को। आपने उनसे जो लेख लिखवाएं वो ऐसे लेख लिखे हों जिसमें उनको जो अपना सोया हुआ इतिहास है, राणा प्रताप के बारे में नहीं जानते, राजा सांगा के बारे में नहीं जानते, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बच्चे नहीं जानते, तात्या टोपे के बारे में नहीं जानते, ये नहीं मालूम कि बिठुर कहाँ है। इन सबको जगाने की ज़रूरत है, और ये तभी देश जागेगा जब हम मेडिकल कॉलेज में भी मैं थी, तब भी मैं लोगों को जगाती रहती हूँ। आप दिल्ली में हैं, आपको भी सबको जगाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैंने इतने अच्छे पिता के घर जन्म लिया, जो खूबसूरत भी थे, जो खूबसीरत भी थे। और जब वो जय हिंद बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे जय हिंद उनके लिए बनी है और वो जय हिंद के लिए बने। और मैं हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के वीर सेनानी कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन का बेटा सरबजीत ढिल्लन। तो मैं किसान हूँ, और मैं क्योंकि उनका खून है मेरी रगों में और उनके संस्कार हैं, तो मेरा एक ही फोकस रहता है, एक ही मेरे उद्देश्य रहता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको और खूबसूरत और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। तो मैंने किसानों के ऊपर जो लेख लिखा है कि किसानों की समस्याओं के स्थायी हल, तो मैं बड़ी विनम्रता से दोनों कान पकड़ के ये कहता हूँ कि भारत में शायद ही किसी के पास हो, और जो उन समस्याओं को लागू कर देगा देश में, वो देश का दिग्विजय और दीप्तमान नेता कहलाएगा। श्री कृष्ण सरल जी ने लिखा, यदि वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे तो ये आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी, और ये सच मानो कि वीरता एक दिन बांझ हो जाएगी। और कर्नल ढिल्लन साहब भी बड़े अच्छे शायर और कवि थे। उनने शहीदों के लिए लिखा कि शहीदाने वतन के खून के कतरे सितारे बन, किसी कौम की तारीख रातों में जब चमकते हैं, बदल देते हैं नक्शे, तकदीरें पलटते हैं, कफन बांधे हुए जब मर्द मैदान में उतरते हैं। वो जो कुर्बान होते हैं वतन है जिंदगी पाते, चिता की आग से उनकी मुझे दिल भी सुलगते हैं। और मैं जिनको देश से प्यार उनके लिए सुनाया करता हूँ कि तुम्हारे मजबूत हों इरादे, फिजाएं अपना हिसाब देंगी, जिन्होंने लूटा है इस चमन को निगाहें झुककर जवाब देंगी। और उठो जवानों कमर तो बांधो, दिखाएगी बरक रहा तुमको, बरक बोलते हैं आसमान की बिजली को, दिखाएगी बरक रहा तुमको, चमन के कांटे भी साथ देंगे, हवाएं खुद इनकलाब देंगी। और फिर ये है कि आज तक संभले नहीं हो तो अब संभलना चाहिए, और साथियों मंजिल की जानिब मिलकर चलना चाहिए। सर्द आहें सर्द बाहें खून की पहचान नहीं, हाथ रखो जिस्म पर तो हाथ जलना चाहिए। आग धीमी है अभी, पीतल भी ढल सकता नहीं, तेज कर दो आग के फौलाद ढलना चाहिए। देर से सोकर उठे हो, खैर उठ बैठे तो हो, अब आसमां को हुक्म दो मौसम बदलना चाहिए। बदल दो वह धरा जिसकी फसल कमजोर होती हो, उड़ा दो नींद उस जनता की जो मस्ती में सोती हो। अगर है विश्वास तुम्हें, है चिंगारी जवानी में, तपा दो चांद की किरणें, लगा दो आग पानी। और आखिरी में यही कहेंगे
कि हंसो सब एक मन होकर, बसो सब एक तन होकर, जिस तरह चमन में रहते कली कांटे चमन होकर, जो रिश्ता मांस नाखून का होता वो रखो, और वतन में रहने वालों तुम रहो खुद ही वतन हो। और पिताजी की एक कविता दिल्ली लाल किले में लगी हुई है, नसीबों को जगा दो, आज़ादी यूं लेते हैं जवान, लेके दिखा दो, खूंखार बनो मेरे शेर हिंद सिपाही, दुश्मन की सफ़ेद तोड़ दो, एक थलका मचा दो। हाँ, हिंद के बदले में अधू चीज़ ही क्या है, वो भूख, वो तकलीफ, रुकावट, वो थकावट, खा जख्म में गिरा मौत को भी हंस के दिखा दो। क्यों लाल किला अब यूं रहे दुश्मन के हवाले, चल वहाँ लश्करे हिंदी की धूम मचा दो। राह को तब देखता है राह तुम्हारी, चल उसकी बुलंदी को तिरंगे से सजा दो। कुछ और तमन्ना है न ख्वाहिश मेरे दिल में, आज़ाद वतन हिंद में जय हिंद बुला दो। उठो सोए हुए भारत के नसीबों को जगा दो, आज़ादी यूं लेते हैं जवां लेके दिखा दो। कर याद शहीदों का लहू देश की खातिर, एक टोली भी दुश्मन के हजारों से लड़ा दो, वो रास्ते में भाई तो उसे भी मार गिरा दो।